नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 19वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार गांधी जी एक बुरी स्त्री के जाल में फंसते फंसते बच गए थे और क्यों बचे थे, ये हम लोगों ने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि आप किसी की मदद करते हैं, हर लोग किसी की मदद करते हैं और वो मदद जो करते हैं तो आम तौर से लोग कर्तव्य के भाव से करते हैं। जैसे एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता की सहायता करता है, मदद करता है, तो वो कर्तव्य मान के करता है कि मैं पुत्र हूँ और मेरा कर्तव्य है पिता की देखभाल करना। ये जो कर्तव्य है, ये बोझ इसमें है, इसमें एक तरह से नीरसता है, नीरस है, इसमें आनंद नहीं आता है। कई बार तो लोग आलस्य करेंगे कि अब रोज मदद करना है कर्तव्य मान के, तो वो कुछ दिनों के बाद वो उनको बोझ लगने लगता है, नीरस हो जाता है। आनंद तो कभी नहीं इसमें आता है। कर्तव्य भाव अगर है, कर्तव्य भाव से आप मदद कर रहे हैं तो आपको आनंद नहीं आएगा, लेकिन काम तो वही है जिसमें आनंद आए। तो गांधी जी जब मदद करते थे तो उनको आनंद आता था। तो वो क्यों आता था, दूसरे की मदद करने में आनंद क्यों आता था, ये हम आज की कहानी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या वजह थी कि दूसरों की मदद में किसी को बोझ लगता है मदद करना और गांधी जी को आनंद आता था। तो हुआ ये कि जब वो विलायत में थे, तो उसी दरमियान अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उसी दरमियान नारायण हेमचंद, ये गुजरात के लेखक थे और इन्होंने कई भाषाओं की पुस्तकें, दूसरी भाषाओं की पुस्तकों का गुजरात में अनुवाद किया था। वो आए हुए थे विलायत। तो और वो नेशनल इंडियन एसोसिएशन, तो उसकी जो एक प्रमुख थी, उन्हीं के यहाँ वो ठहरे हुए थे। मिस मैनिंग उनका नाम था, उनके यहाँ वो आके ठहरे थे। तो गांधी जी उनसे मिलने गए, पहली बार मिलने गए थे। तो मिलने गए तो देखा तो उनका जो ड्रेस था वो बड़ा अजीब था और कुछ मैला भी था, कोई नेकटाई नहीं थी, कोई कॉलर नहीं था उनके कोट में, और पतलून और वो जो पहने हुए थे पूरा ड्रेस एकदम अजीब था, बेडौल भी था और वो कहीं से उठा हुआ था, कहीं ज़्यादा एक तरफ झुका हुआ था, मतलब वो सिलाई विलाई भी उसकी ठीक ठाक नहीं थी और गंदा भी था कुछ कुछ। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, लंबी दाढ़ी थी और वो दाढ़ी पर बार बार अपना हाथ फिराते थे और ठिगने कद के थे, दुबले पतले, और चेहरे पर चेचक का दाग भी था। तो इस तरह से उनका जो व्यक्तित्व था पहली नज़र में वो कोई प्रभावित करने वाला नहीं था, बल्कि वो जहाँ भी जाते, जिस सभा में भी जाते, तो वहाँ अजीब निगाहों से वो देखे जाते। तो वो उनसे मिले, गांधी जी मिले और फिर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, क्या आप मुझे अंग्रेजी सिखाएंगे? तो गांधी जी बोले कि हाँ बिल्कुल मैं सिखाऊंगा अंग्रेजी, तो बल्कि मैं रोज़ आपके यहाँ आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं आएंगे, सीखना मुझे है, मैं आपके यहाँ रोज़ आऊँगा। और ज़्यादा दूरी नहीं थी, निकट में ही उनका घर था, गांधी जी जहाँ रहते थे। तो ये इन्होंने कहा कि मेरे पास अंग्रेजी की पाठमाला है, वो मैंने खरीद ली है, और ABCD जो शुरुआती वाला होता है वो मैंने खरीद ली है और मैं आपके पास आऊँगा। उसके बाद वो रोज़ जाने लगे और गांधी जी उनको अंग्रेजी सिखाने लगे। तो गांधी जी कहते हैं कि उनका व्याकरण जो था वो बड़ा अजीब, व्याकरण एकदम ही नहीं जानते थे, वो सिर्फ शब्द उनके पास थे। तो और वो एक बड़ा मतलब हंसी भी आपको आएगी, एक प्रसंग वो बताते हैं कि व्याकरण उनको एकदम व्याकरण से कोई संबंध नहीं था, तो वो घोड़ा को क्रियापद बना देते थे और दौड़ना जो क्रिया है उसको वो संज्ञा बना देते थे। अब जैसे मान लीजिए कि वाक्य ये हो कि घोड़े का काम दौड़ना है, ये एक वाक्य है, ठीक है, वाक्य घोड़े का काम दौड़ना है। अब इसको वो जब बोलेंगे तो वो बोलेंगे दौड़ने का काम घोड़ा है, तो वो घोड़ा को जो है वो क्रियापद में बना देते थे। तो इस तरह से व्याकरण वो एकदम नहीं जानते थे और व्याकरण सीखने के भी इच्छुक नहीं थे। वो सिर्फ शब्द जानना चाहते थे, शब्दों का अर्थ जानना चाहते थे। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई आप तो व्याकरण नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने
कहा, वो जो लेखक थे उन्होंने कहा कि देखो ये व्याकरण तुम अपने काम का रखो, मैं व्याकरण बिना व्याकरण जाने हुए कई भाषाएं मैं जानता हूँ, मैं बांग्ला जानता हूँ, तुम क्या बांग्ला जानते हो? तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बांग्ला जानता ही नहीं हूँ, मैंने बांग्ला के कई प्रसिद्ध लेखकों के की पुस्तकों का गुजराती में अनुवाद भी किया है। उन्होंने कहा कि मैं बिना व्याकरण के मराठी भी जानता हूँ। तो वो बिना व्याकरण का ही हर भाषा सीखते थे। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से फ्रांस जाना है और मैं फ्रेंच भी सीखूंगा, और वहाँ से हो सका तो जर्मनी जाऊंगा और जर्मन भाषा भी सीखूंगा। तो गांधी जी ने कहा कि तब तो आप अमेरिका भी जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। तो गांधी जी ने पूछा कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इतना बहुत खर्च लगेगा। तो उन्होंने कहा कि पैसे का क्या है, अरे मेरा जो जीवन है उसमें कोई टीम टाम तो है नहीं, देख लो मेरे कपड़े और खाना भी बहुत ही साधारण है, तो किताबों से कुछ पैसे आ जाते हैं, कुछ मित्र मदद कर देते हैं, बस मेरा काम तो इसी में हो जाएगा। और बहुत पैदल ही इनके घर आ जाते थे, बहुत सादगी। तो सादगी से गांधी जी भी प्रभावित हुए थे। तो उसके बाद में वो रोज आने लगे, और ये तो कुछ अंग्रेजी तरीके से गांधी जी खाना बनाते थे। दोपहर का खाना ये दोनों अब रोज रोज साथ साथ खाने लगे, खूब दोस्ती हो गई, स्नेह हो गया उनसे। तो दोपहर का खाना गांधी जी खुद बनाते और वो कुछ अंग्रेजी स्टाइल में बनाते, और उनको एकदम देसी स्टाइल चाहिए था, गुजराती। तो एक दिन वो कहीं से मूंग का दाल खोज के ले आए, उनको दाल एकदम हर भोजन में चाहिए, तो वो कहीं से खोज के ले आए मूंग का दाल। फिर तो दूसरे दिन वो पका के भी ले आए। तो रोज कुछ ना कुछ वो भी पका के कहीं किसी के यहाँ से पका हुआ भोजन भी कुछ लेके आते, और गांधी जी भी इधर से बनाते। तो ये लेन देन उसके बाद रोज चलने लगा। तो ये मतलब एक प्रसंग है। उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो है वो पहुंचे, मालकिन ने दरवाज़ा खोला। ये तो किराए के मकान में रहते थे, और उस समय इनका था कि 17 सीलिंग में हमको रहना है, बहुत ही साधारण जीवन बिता रहे थे। तो वो जो मकान मालकिन थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोला तो वो डर गई इनका ड्रेस देख के, और इनका चेहरा, दाढ़ी और चेचक का दाग एकदम से, और गंदा भी मैला भी था इनका कपड़ा, अजीब तरह का ड्रेस। तो वो डर गई और डरते हुए गांधी जी के यहाँ पास पहुंची कि देखो कोई पागल सा आदमी तुमसे मिलने आया है। तो खैर गांधी जी गए, उनको लेके आए। तो गांधी जी ने पूछा कि बच्चों ने आपको कोई परेशान नहीं किया रास्ते में? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बच्चों ने बहुत परेशान किया, बहुत पीछे पीछे चलते रहे, हल्ला करते रहे, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये उनकी सादगी, और अब कहते हैं गांधी जी की अभिमान उनमें तो बिल्कुल ही नहीं था, किसी तरह का घमंड नहीं, किसी तरह का अभिमान नहीं, और सादगी और दूसरे की मदद करना सीखना, ये जो प्रवृत्ति थी उनकी। तो गांधी जी के साथ खूब दोस्ती हो गई। तो उसके बाद में वहाँ पर डक मजदूरों की हड़ताल थी, और उस हड़ताल को एक बड़े ऐसे ही एक महापुरुष थे, उनका रोल था हड़ताल को समाप्त करने में। तो उनसे कार्डिनल मैनिंग उनका नाम था। तो वो भी अपनी सादगी के लिए बहुत मशहूर थे, बहुत सीधा साधा जीवन बिताते थे। तो उनके बारे में जब वो लेखक जो थे, तो हेमचंद जी, नारायण हेमचंद जी, तो उनको मालूम हुआ, तो उन्होंने कहा कि उनसे मिलना है। तो गांधी जी ने कहा कि वो तो बहुत बड़े महल में रहते हैं, तो वो मिलते हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो? तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे नाम से पत्र लिखिए अंग्रेजी में, और पत्र लिखिए कि मैं आपने जो काम किया है, मैं आभार जताना चाहता हूँ, आप महापुरुष हैं, आप जैसे लोगों की इस पृथ्वी पर ज़रूरत है, तो आभार जताने के लिए मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। तो अंग्रेज़ी में इन्होंने पत्र लिखा, और ठीक 2 दिन के बाद जवाब आ गया। तो वो जो मैनिंग साहब थे, उन्होंने समय दे दिया, और ये लोग गए मिलने के लिए। तो सचमुच में वो महल था, वहाँ पर गए, और इनका तो जो लेखक थे, तो ये तो अपने उसी ड्रेस में थे, लेकिन गांधी जी ने अपनी वो मुलाकाती ड्रेस, किसी से आप मिलने जा रहे हैं तो वो एक अलग ड्रेस वहाँ होता है लंदन में, तो वो ड्रेस पहन के गए थे। और बहुत कम ही देर बात हुई, और इन्होंने ये कहा, इनका गौर करिए, ये जो गुजराती लेखक थे, इन्होंने क्या कहा कि क्यों मिलने के लिए आए हैं नारायण हेमचंद जी। इन्होंने कहा कि मेरा नियम है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ,
जो भी साधु पुरुष होते हैं उनसे मैं मिलता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ। ये बात उन्होंने कही। क्या हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं हम लोग। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनसे नहीं मिलेंगे, साधु पुरुष हैं, उनको तो बेकार माना जाता है। हाँ, वो अगर हल्ला गुल्ला करने वाले लोग हैं, दिखावा करने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी में और उनसे मिलने तो रोज उनके यहाँ चौकड़ी जमी रहती है, दरबार सजता है ऐसे लोगों का। तो उनसे मिलने के लिए गए तो इन्होंने यही कहा कि मैं साधु पुरुष जो भी होते हैं उनके दर्शन करना मेरा नियम है और इसीलिए मैं आया हूँ। तो वो भी बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि आप जीवन में सफल हों, आपकी यात्रा सफल हो, अपनी शुभकामनाएं दी और वहाँ से ये लोग लौट आए लोग। तो उसके बाद में गांधी जी कहते हैं कि वो लिखते हैं कि वो उसके बाद फ्रांस भी गए थे, वो जो लेखक थे, और फ्रांस गए और वहाँ उन्होंने फ्रेंच भाषा सीख ली और फिर एक किताब भी लिखी, गुजराती में एक किताब का अनुवाद किया और वो अनुवाद देखने के लिए भेजा गांधी जी को। तो गांधी जी भी फ्रेंच तब तक सीख चुके थे, तो इन्होंने वो किताब देखी। बाद में वो अमेरिका भी गए और अमेरिका में अपने ड्रेस के कारण वो पकड़े गए। हालांकि कुछ दिनों के बाद, हवालात में रहने के बाद कुछ दिनों के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो अब आप देखिए कि सत्संग जो हम करते हैं, सत्संग कहते हैं कि लोगों से मिलना, उठना बैठना, बात करना। तो हम कैसे लोगों से बात करते हैं, इससे हमारा व्यक्तित्व का पता चल जाता है। कैसे लोग हमको आकर्षित करते हैं, कैसे लोगों के यहाँ हम खुद अपनी तरफ से जाते हैं मिलने के लिए, और इससे पता चलता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है और हमारा व्यक्तित्व कैसा बनेगा, ये भी तय हो जाता है। तो दोस्तों से ही कहते भी हैं कि किसी की पहचान करनी हो कि वो आदमी कैसा है तो उसको, उसके दोस्तों को देख लीजिए, उसके दोस्तों से ही उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर यही है कि गांधी जी को उनकी जो सादगी थी, अभिमान उनके भीतर नहीं था, तो इसीलिए वो जो है वो देखिए दोनों में प्रेम हो गया, एक स्नेह हो गया। और गांधी जी जो जिस तरह से उनको उनके लिए खाना बनाते थे, उनको अंग्रेजी सिखाया उन्होंने, तो वो कर्तव्य के चलते नहीं, यही मैं शुरू में जो कह रहा था कि कर्तव्य के चलते अगर कहते तो 2-4 दिनों के बाद ऊब होने लगती, बोझ होने लगता कि रोज सिखाना है, खाना भी खिलाना है इनको, तो वो बोझ हो। लेकिन वो स्नेह बढ़ गया दोनों में। तो होता यह है कि अगर आप किसी की मदद प्रेम से भर करके करें, आपके हृदय में प्रेम भरा हो, मदद करते समय आप प्रेम के भाव से मदद करें तो आपको आनंद आएगा। कर्तव्य के भाव से करेंगे तो 1-2 दिन 3 दिन के बाद वो बोझ बन जाएगा, नियम बन जाएगा, नीरस काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेम से भरे हों, तो गांधी जी का हृदय प्रेम से भरा हुआ था, इसीलिए जब वो उस लेखक की मदद कर रहे थे, जब उनको अंग्रेजी सिखा रहे थे, तो वो इनको आनंद आ रहा था। इनको बहुत अच्छा लगा है, ये पूरे प्रसंग में ये भाव निकल के आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।